ऑलराइट गाइस, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी को ग्रुप में इन्फॉर्म किया है कि मेरी जो अपनी खुद की बुक है, द बुक ऑफ क्रोनोलॉजी वॉल्यूम 1, इसमें बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने जितने भी थिंकर्स हैं यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग, फ्रॉम कन्फ्यूशियस टू जॉन रॉल्स, वो सारे थिंकर्स की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो उनके नोटेबल आइडियाज़ हैं, जो उनके मेन विचार, मुख्य विचार हैं, उनको हमने कवर किया है इस बुक में। एट द सेम टाइम हमने हर एक किताबों के बारे में इन डिटेल डिस्कशन किया है कि अगर किसी भी राइटर ने किसी भी बुक को लिखा है तो उस बुक का पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट क्या है, उस बुक में किस बारे में बात की गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये जो मेरी बुक है, द बुक ऑफ क्रोनोलॉजी, ये बुक रेडी है, आप जब चाहें आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक का नाम है द बुक ऑफ क्रोनोलॉजी। और एक चीज़ हमेशा आप याद रखें कि एग्ज़ाम में कहीं से क्वेश्चन आते हों या ना आते हों, बुक्स से क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। बुक्स को आपको ये मालूम होना चाहिए कि बुक्स के ऑथर कौन है, उसको लिखा किसने है, वो बुक कब पब्लिश हुई है, उस बुक का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, नोटेबल वर्क। और कभी-कभी एग्ज़ाम में ईयर ऑफ पब्लिकेशन के बारे में भी पूछा जाता है। ये बुक वैसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। जिसकी जैसी सहजता हो वो उसको देखिए। और इस बुक सिर्फ आप 2 दिन में, विद इन 2 डेज़, आप इस बुक से यूजीसी नेट पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो उसमें थ्योरी के जितने भी सेक्शंस हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के सेक्शन, वो भी काफ़ी हद तक कवर हो गए। जैसे कि आप जब भी न्याय के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो आप पढ़ते हैं, जॉन रॉल्स के विचारों को ज़रूर पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम, तो ये जो सेक्शन है, ये जो थ्योरिस्ट हैं, ये आपके थ्योरी के सेक्शन को भी कवर करते हैं और थॉट के भी सेक्शन को कवर करते हैं, क्योंकि ये चीज़ इंटरसेक्टिंग है। ये जितनी भी थ्योरीज निकल के आई हैं, ये कहाँ से आई हैं? ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से ही निकल के आई हैं। और हमने हर एक बुक को स्पेसिफिक तरीके से मेंशन किया कि उस बुक का सब्जेक्ट मैटर क्या है। और एक पेज के अंदर जो उस पॉलिटिकल फिलोसफर की पूरी फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को हमने एक बुक में 1 से 1.5 पेज के अंदर जो है हमने मेंशन कर दिया है। और हर एक बुक पे हमने 2 लाइन 3 लाइन, मतलब एक पैराग्राफ स्पेसिफिक हमने लिख दिया कि उस बुक का सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसमें क्या चीज़ें बात की जा रही हैं। पॉलिटिकल लिबरलिज्म आप देखिए कि एक थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में पब्लिश हुई थी। पॉलिटिकल लिबरलिज्म की हम बात करें, और इसके अलावा पॉलिटिकल लिबरलिज्म के अंदर आप देखें कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस, जहाँ पर अलग अलग धर्मों के मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी एक बात पर आकर के सहमत हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखें द लॉ ऑफ द पीपल, जो न्याय के हैं, उसको जॉन रॉल्स अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के संबंध में जो है उसको लागू करना चाहते हैं। तो ये बुक आप के लिए ऐसी बुक है जो मस्ट है, जो आपको थ्योरी में भी हेल्प करेगी, एट द सेम टाइम ये बुक आपको थॉट में भी हेल्प करेगी। थॉट को ये पूरा कवर करेगी, थ्योरी के सेक्शन को भी कवर करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, मैंने यहाँ पे 37 क्वेश्चन आज तक 2004 से लेकर के 2023 तक के बीच में जो है जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं रॉल से, वो सारे क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और भी बताना चाहूँगा कि अगर आप देखें नेट के एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 21, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड द सोसाइटी एज ए कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज। सेम क्वेश्चन हिंदी वर्जन में भी है, उसको आप देख सकते हैं। तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि सोसाइटी क्या है, कि अपने आप में क्या कि कोऑपरेटिव वेंचर है, जहाँ पर लोग आपस में मिल करके सहयोग करते हैं और किसी एक विशेष उद्देश्य को, किसी एक खास मकसद को जो है हासिल करना चाहते हैं। राइट। तो ये क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीट हुआ नेट के एग्जामिनेशन में, और मैंने आपको शुरू से कह रहा हूँ कि कहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कहीं से क्वेश्चन हो या ना हो, किताबों से ज़रूर क्वेश्चन होते हैं। एक थिंकर ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं उसके, वैसे देखिए किताबें क्यों ज़रूरी हैं एग्ज़ाम में, क्यों एग्जामर पूछता है कि किताबों के बारे में, क्योंकि किताबें ही वो जरिया हैं, वो सोर्स हैं जिसके ज़रिए से आप जानते हैं कि एक राइटर ने किस बुक के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। अभी मैंने आपसे ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस की बात की, तो ये ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हिंदी में परस्पर व्यापी
मतैकता बोलते हैं। मतैकता मतलब क्या कि जहाँ पे अलग-अलग धर्मों के लोग मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में उनकी एक आम सहमति बन जाए। वैसे तो बेसिकली आज की जो क्लास है इसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? माओ ज़ेडुंग के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में बात करने वाले हैं। जॉन रॉल्स पे मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो बना के रखी हुई है, वहाँ पे सारे क्वेश्चन की मैंने इन डेप्थ एनालिसिस की है और उन सारे अब तो देखिए वीडियो से तो आप पीडीएफ नहीं निकाल सकते हैं और ना ही मार्केट में कोई ऐसी बुक है ये जो जो सारे क्वेश्चन को आपको एक ही यहाँ पे आपको लिख करके दें। तो आप यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिसंबर 2005 से लेकर के और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, उन सारे क्वेश्चंस को हमने 2019, 20 एक्चुअली ये जो यहाँ पे जो आप मटेरियल देख रहे हैं, जो कंटेंट देख रहे हैं, ये सेम कंटेंट जो है हमने अपने वीडियो को बनाने में इस्तेमाल किया है। तो वही चीज़ें हमने इसको थोड़ा सा और एडवांस्ड बना दिया है और मॉडिफाई बना दिया है। जैसे कि आप देखें, ये क्वेश्चन पूछा गया है जून 2023 में और जून 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन से जो कॉन्सेप्ट है और एसोसिएटेड विथ जॉन रॉल्स से संबंधित हैं। मतलब ये यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अज्ञानता का पर्दा। तो अज्ञानता का जो पर्दा है ये रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस का इंटीग्रल पार्ट है और रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत को क्या कहते हैं कि ये प्योर प्रोसीजरल जस्टिस है। प्योर प्रोसीजरल क्यों है? क्योंकि ये तो प्रक्रिया पे फोकस करता ही करता है कि जो है न्याय के सिद्धांत में के अंदर जो प्राइमरी गुड्स हैं, मतलब प्राइमरी गुड्स के अंदर क्या मतलब क्या कि जो जो जॉब्स हैं, जो स्टेटस है, जो रिस्पेक्ट है, जो वेल्थ है, इसका समाज में एक समुचित ढंग से एक प्रॉपर तरीके से जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसके इस कॉन्सेप्ट ने थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर ही हम देखते हैं कि जब वो प्योर प्रोसीजरल जस्टिस के बारे में बात करते हैं तो साथ ही साथ में वो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि ऐसे लोग जो वल्नरेबल कंडीशन में हैं, जो दयनीय स्थिति में हैं, उनके फायदे के लिए जो है व्यवस्था की जाएगी राज्य के अंदर। और वो एक स्पेशल टर्म इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे न्याय के सिद्धांत के अंदर एक सिद्धांत है जिसका नाम है डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल बेसिकली किस बारे में बात करता है? ये जो डिफरेंस प्रिंसिपल है ये बात करता है किसके बारे में? ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ लीस्ट एडवांटेज। ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ लीस्ट एडवांटेज। इस बुक को कंप्लीट करने में मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने लग गए हैं क्योंकि देखिए किसी थिंकर ने जो बातें लिखी हैं लगभग फॉर एग्जांपल जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है वो सुशीला रामास्वामी की बुक मानी जाती है, जॉर्ज सेबाइन की बुक मानी जाती है। तो जॉर्ज सेबाइन ने तो जो है किसी कॉन्सेप्ट को लिखने के लिए वो 70 से 80 पेज लेते हैं और लगभग 50 से 60 पेज जो है सुशीला रामास्वामी की आप बुक में देखेंगे, सुब्रता मुखर्जी की जो बुक है। अब उस सारे कॉन्सेप्ट को आप 2 पेज में अगर सम अप कर रहे हैं 2 से 3 पेज में, तो उसके लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, क्या-क्या मेन पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ों को आपको जो है इकट्ठा करना पड़ेगा कि उन्होंने कौन-सी किताबें लिखी हैं, किसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें 2023 से लेकर के 2004 तक मतलब पिछले लगभग 19-20 साल के जो पेपर्स हैं वो सारे पेपर को हमने एक जहाँ इकट्ठा कर दिया है। उसकी आंसर की भी आपको दे दी है, दोनों भाषाओं में लिख दिया है, हिंदी और भाषाओं में भी, इंग्लिश भाषा में, जिसको जैसी सहूलत हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस मतलब जो है वो इसको परचेज कर सकता है। और कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। लगभग 150 पेज की ये जो बुक है, प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी प्रिंटिंग बाइंडिंग को लेकर के अगर आप देखें अगर तो ठीक ठाक अमाउंट लग जाता है प्लस पोस्टल चार्ज। तो मैंने जो इसकी प्राइस रखी है 499 की प्राइस रखी हुई है। और इसमें क्या है कि ये बुक आपको आपके घर तक पहुंच जाएगी एट योर एड्रेस। और आप दिल्ली में हैं तो कल अगर आज सुबह में आपको डालेंगे तो शाम तक पहुंच जाएगी या अगले दिन तो पहुंच ही जाएगी। और जो लोग दूर हैं वो चाहें तो मीडियम का जो है वो पीडीएफ ले सकते हैं। इंग्लिश का मैं पीडीएफ नहीं दे सकता क्योंकि फिर कंटेंट मेरा चोरी हो जाएगा। जो लोग दूर है, चूँकि एग्ज़ाम में टाइम भी बहुत कम है, इसलिए सबको पहुँचाना भी पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने शुरुआत दौर में जो है लगभग मैंने जो है 22 लोगों को जो है
बाय पोस्ट आज मैंने शेयर किया है और मैंने ग्रुप में फ़ोटोज़ भी सेंड की होगी, आपने देखा होगा। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब आप बताओ कहीं से आपको मार्केट में ऐसी कोई बुक मिलेगी ही नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बारे में और एटलीस्ट बुक के बारे में देखिए आम तौर पे जो किताबें हैं बस वहाँ पे ये बता दिया गया है कि ये बुक किस साल में पब्लिश हुई है, उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप ये देखें ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस, ये कॉन्सेंस इस कॉन्सेप्ट के बारे में जॉन रॉल्स ने अपनी बुक पॉलिटिकल लिबरलिज्म में बात की है। और सेम क्वेश्चन आप देखेंगे 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखेंगे ये जो ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस का कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पे जून 2012 में पूछा गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में तो है ही नहीं, तो आप तो एग्जाम में ये थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ करके जा रहे हैं और क्वेश्चन पूछा जा रहा है किससे, पॉलिटिकल लिबरलिज्म से। इसके अलावा आप देखें किताबों के बारे में ये पूछा गया है कि जॉन रॉल्स ने कौन कौन सी वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात की गई है। जो मेरा स्पेसिफिक नोट्स है, जो डिटेल्ड जो नोट्स है उसमें तो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे से किताबों से क्वेश्चन पूछा गया है, आप पढ़ के गए थ्योरी ऑफ जस्टिस ओपी गावा की जो बुक किताबें हैं या जो एंड्री हेवुड की जो किताबें हैं उसमें तो सिर्फ ये थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में ही बात की जा रही है। लेकिन ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात करें, लॉ ऑफ पीपल की बात करें एंड प्रिंसिपल ऑफ जो पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर उन्होंने एक स्पेशल बुक लिखी है, लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलॉसफी। और जस्टिस एज ए फेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है 2021 में, सॉरी 2001 में। तो ये चीज़ें आपको वहाँ मार्केट में नहीं मिलेगी, एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रिपेयर करना है। और मिथिलेश जी आपसे मेरी बात आपने शायद ग्रुप में पूछा भी था, तो ये बुक जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन जो है इंग्लिश का जो है हम पीडीएफ नहीं दे सकते हैं। हिंदी का आपको पीडीएफ चाहिएगा तो वो आप हमसे ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आइए आज के सेशन में बेसिकली हम बात करने वाले थे माओ जेदांग के बारे में, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में। और माओ जेदांग से भी देखिए जो रिसेंट क्वेश्चन है 2021, 22, 23 के जो क्वेश्चन है आप देखेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है मार्च 2023 में पूछा गया है नेट के एग्जामिनेशन में। बेसिकली आज की जो क्लास है इसमें हम माओ जेदांग या माओ से तुम कहें, जो चाइनीज़ पॉलिटिकल फिलोसफर है, एक दार्शनिक है, चीनी राजनीतिक दार्शनिक है, उनके चिंतन उनके दर्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे वो देखिए वो क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज ए वॉर विदाउट ब्लड सेड। मतलब राजनीति क्या है कि राजनीति भी अपने आप में एक लड़ाई है। अब वैसे भी राजनीति में देखिए जहाँ पे अलग अलग पार्टीज आपस में compete करती हैं पावर को एक्वायर करने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए। एंड वॉर इज ए पॉलिटिक्स, और वार क्या है, वार भी अपने आप में क्या की राजनीति है विथ ब्लड सेड। आप देखें फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को देख लें या चाइना का बॉर्डर देख लें, और रिसेंटली आप जो है पैलेस्टाइन का एग्जाम्पल ले लें, इसराइल का एग्जाम्पल, तो वहाँ पे क्या की वॉर क्या की वो भी अपने आप में एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स कैसे है थोड़ा समझते हैं। ईरान और सऊदी में ये दो जो कंट्रीज हैं इनके बीच में लीडरशिप को लेकर के एक जंग चल रही है, एक होड़ चल रही है कि ये जो अरब वर्ल्ड है उनकी लीडरशिप, उनको लीड कौन करेगा, जो ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीड कौन करेगा, सऊदी अरब करेगा या ईरान करेगा। एट द सेम टाइम अमेरिका का आप रोल देखेंगे तो वो अपनी हेजीमनी का इस्तेमाल कर रहा है। और आप देखें एक ही पहलू नहीं होते हैं किसी भी वॉर में, कई पहलू होते हैं। लाइक जैसे कि आप देखें यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आप देखें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आप देखें अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका जो है वीपन सप्लाई कर रहा है। तो एक अपने आप एक कि एक मतलब एक तरह से बिजनेस है। वॉर इज लाइक ए बिजनेस, इट इज लाइक ए पॉलिटिक्स वेयर द पीपल आर ट्राइंग टू डोमिनेट, दे आर ट्राइंग टू परस्यू देयर इंटरेस्ट, देयर गोल्स, एंड दे वांट टू अचीव समथिंग ग्रेटर। एट द सेम टाइम दे वांट टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट। अब देखिए अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है कि वो कोशिश कर रहा है कि जो कंट्रीज़ हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ है, मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज़ है, अरब अरब कंट्रीज़ है, उनके बीच में और जो है इजराइल के बीच में जो संबंध है वो सामान्य हो जाएं, ताकि जो ऑयल की जो सप्लाई है वो बनी रहे। तो अमेरिका का अपना एक अलग वो है, वो अपने वीपन्स बेच रहा है। अगर वो अमेरिका जो है अपने हथियार दे रहा है इजराइल को, तो क्या वो फ्री में थोड़ी ना दे रहा है, वो भी तो उनसे पैसे चार्ज कर रहा है।
तो ये भी अपने आप में क्या है कि एक तो देखिए, और हम सही मायने में माओ को हम एज ए एक्टिविस्ट देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? एक्टिविस्ट। आप माओ की पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर आप देखेंगे तो माओ ने जिस तरह से चाइना के अंदर उसने पावर को कैप्चर किया, आप देखते हैं कि माओ की लीडरशिप में जो है क्रांति होती है। 1 अक्टूबर 1949 को जो है क्रांति होती है, और कम्युनिज्म जो है एक तरह से देखते हैं कि उसका और एक्सपेंशन होता है। 1900 देखिए, थोड़ा सा चीज़ों को आप समझिए, आईआर के कॉन्टेक्स्ट में भी समझिए। 1917 में रसिया में रिवॉल्यूशन हुई, और यहाँ वहाँ पे क्या बना? वहाँ पे एक कम्युनिस्ट सरकार बनी। 1949 में माओ की लीडरशिप में क्या है कि माओ की लीडरशिप के अंदर हम देखते हैं कि चाइना के अंदर रिवॉल्यूशन हुई 1 अक्टूबर को, और चाइना में भी क्या हुई कि वहाँ पे एक कम्युनिस्ट सरकार इस्टेब्लिश हुई। तो एक तरफ क्या कि अमेरिका, ये जो टाइम है, जो पीरियड है, बेसिकली कोल्ड वार का पीरियड है। कोल्ड वार का पीरियड है जहाँ पे पूरी दुनिया 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हुई है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन है। तो हम देखते हैं कि जब माओ क्रांति को लेकर के आते हैं और वहाँ पे पावर को कैप्चर करते हैं, तो माओ बेसिकली वही कहते हैं, उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है या उनकी जो बुक है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, वो अंतर विरोध के बारे में बात करते हैं। मार्क्स ने क्या भविष्यवाणी की थी? मार्क्स ने जो प्रिडिक्शन की थी वो की थी कि सबसे पहले क्या होगा कि जितने भी जो देश हैं, खास तौर पे जहाँ पे साम्यवाद आना है, सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले वहाँ पे कैपिटलिज्म आएगा। कैपिटलिज्म आएगा, इसका मतलब क्या? कैपिटलिज्म जब आएगा तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे बड़े-बड़े जो है इंडस्ट्रीज़ लग जाएँगी, बड़े-बड़े कारखाने, बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ लग जाएँगी, और जब इंडस्ट्री ये लग जाएगी तो एक तरफ क्या होगा? एक तरफ कैपिटलिस्ट क्लास होगा। सोसाइटी बेसिकली 2 क्लासेस में डिवाइड हो जाएगी, एक तरफ कैपिटलिस्ट क्लास होगा और दूसरी तरफ वर्किंग क्लास होगा। मार्क्स ने कुछ इस तरह की भविष्यवाणी की थी। और ये कैपिटलिस्ट क्लास क्या करेगा? वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करेगा, और जब वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन अपने पीक पे पहुंचेगा और इसमें जो मिडिल क्लास है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। उसका भी उस लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन होगा कि वो भी क्या होगा कि गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और अमीर जो है बहुत अमीर हो जाएंगे और गरीब बहुत गरीब हो जाएंगे। तो सबसे पहले कैपिटलिज्म आएगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, कारखाने लगेंगे, समाज दो सोसाइटीज में बटेगा, उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन होगा। फिर क्या होगा कि फिर क्रांति होगी। क्रांति जब होगी तो क्रांति के केस में हम देखते हैं एक कंडीशन मार्क्स ने बताई थी, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। तो ये जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है ये बरकरार रहेगी, मतलब जो है आएगी। जब कैपिटलिज्म, जब क्रांति होगी तो स्टेट का जो कंट्रोल होगा किसके हाथ में होगा? वर्किंग क्लास में होगा। और वर्किंग क्लास स्टेट का इस्तेमाल कैसे करेगा? स्टेट का इस्तेमाल एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे करेगा इस्तेमाल, और उसके ज़रिए से स्टेट क्या करेगा कि जो वर्किंग क्लास है उसका रिप्रेशन करेगा, उसको उसके ऊपर दबाव डालेगा कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको वो छोड़ दें। और बेसिकली ये जो कंडीशन होगी ट्रांजिशनल होगी, मतलब संक्रमणकालीन होगी, कुछ देर के लिए होगी। और बाद में जब साम्यवाद आएगा तो समाज के अंदर चूंकि अब अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं रह जाएगा, सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे, समाज 2 वर्गों में, 2 क्लासेस में डिवाइड नहीं होगा, तो कंट्राडिक्शन भी समाप्त हो जाएगा। ऐसी मार्क्स की भविष्यवाणी थी। लेकिन हम देखते हैं कि चाइना के अंदर जो क्रांति हुई, जो रिवॉल्यूशन हुई चाइना के अंदर, तो चाइना में तो ऐसा तो नहीं हुआ, या रसिया में ऐसा नहीं हुआ कि पहले वहाँ पे बड़े-बड़े कारखाने लगे, पूंजीवाद आया। वहाँ क्या कि वहाँ सीधा देखिए आप फ्यूडल जो मार्क्स ने स्टेजेस बताए हैं, फ्यूडलिज्म देखो, एक जो फ्यूडलिज्म है उसको तोड़ करके कैपिटलिज्म आएगा, और कैपिटलिज्म को तोड़ करके साम्यवाद आएगा। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। वो सोसाइटी फ्यूडल से सीधा क्या है कि वहाँ पे कम्युनिज्म सीधा आ गया। तो बीच का ये जो कैपिटलिज्म वाला जो स्टेज था उसको ओवरलैप कर गया या उसको स्किप कर दिया। तो इसका मतलब क्या कि मार्क्स की जो भविष्यवाणियां थी वो बिल्कुल
गलत साबित हुई। एट द सेम टाइम माओ ने कहा कि क्रांति में सिर्फ वर्किंग क्लास का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, फार्मर्स का भी जो है कंट्रीब्यूशन होगा, किसान की एक बड़ी भूमिका होगी। और आप देखते हैं चाइना में जो क्रांति हुई थी 1949 में, उस क्रांति में भी किसका, फार्मर्स का भी बहुत बड़ा रोल था। तो मार्क्स की जो भविष्यवाणियां थी एक तरह से गलत साबित हुई। और देखिए, जैसे गांधी के जो विचार हैं उनको गांधीवाद कहा जाता है, ऐसे माओ के विचारों को माओइज्म कहा जाता है। जैसे गांधी के विचार को गांधीज्म कहा जाता है, मतलब सेट ऑफ आइडियाज, विचारों का समुच्चय, विचारों का जो जोड़ है गांधी के, तो उसको गांधीवाद कहते हैं। तो जो माओ के विचार है उनको माओइज्म कहते हैं। और माओ की पॉलिटिकल फिलॉसफी में कंट्राडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर विरोध का। और ऑन कंट्राडिक्शन के नाम से उन्होंने एक किताब भी लिखी है। वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब साम्यवाद आ जाएगा या समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी तो कंट्राडिक्शन समाप्त हो जाएगा। कंट्राडिक्शन का क्या मतलब, क्या कि अंतर विरोध की, मतलब आप देखें पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर क्या कि अंतर विरोध है। एक तरफ वर्किंग क्लास है और एक तरफ क्या है कि एक तरफ कैपिटलिस्ट है। तो इनके इंटरेस्ट अलग हैं, इनके जो हित हैं वो अलग हैं। और यहाँ पे क्या है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जो है श्रमिकों का शोषण हो रहा है। माओ का ये कहना है कि यदि साम्यवाद आ जाता है या समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो जाती है, सोशलिज्म को हम स्टैब्लिश कर लेते हैं, तब भी कंट्राडिक्शन बने रहेंगे। और ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा चलेगा ये, मतलब कंट्राडिक्शन को। और वैसे भी वो कहते हैं कि कंट्राडिक्शन जो है हमारी ज़िंदगी की हर एक पहलू में, हर एक ऑल एस्पेक्ट में जो है कंट्राडिक्शन मौजूद है, भरा हुआ है। मतलब हर एक एस्पेक्ट जो है हमारी लाइफ का वो कंट्राडिक्शन से खाली नहीं है। और कंट्राडिक्शन क्या कि सिर्फ सोर्स का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि क्या है कि एक ऐसा एक ड्राइविंग फोर्स है, एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से समाज में चेंज आते हैं। और वो इस बात को भी कहता है कि ये ज़रूरी है कि हम कंट्राडिक्शन को समझें, उसको रिजॉल्व करें, और उसी के ज़रिए से क्या है कि हम सोशल जो प्रोग्रेस है, जो अचीवमेंट है, उसको हासिल कर सकते हैं। और यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया हुआ था नेट के एग्जामिनेशन में। थोड़ा सा आप देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2015 में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। और माओ के आप देखेंगे, माओ ने और भी कॉन्सेप्ट दिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को आप देखें। 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैं दोनों जो फॉर्मेट है उसको रख दे रहा हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो यहाँ पे आप देखें 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, बात हो रही है कंट्राडिक्शन की। जो माओ की पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कंट्राडिक्शन है। तो माओ क्या कहते हैं? माओ कंट्राडिक्शन के बारे में कहते हैं कि कंट्राडिक्शन क्या है कि यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। मतलब पूरी दुनिया में जिंदगी के हर एक पहलू में, हर एक समाज के अंदर, चाहे वो पूंजीवादी व्यवस्था हो, चाहे वो साम्यवादी व्यवस्था हो, हर एक सिस्टम के अंदर जो है, हर एक समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर कंट्राडिक्शन आपको मिलेगा। और वो बात करते हैं दो तरह के कंट्राडिक्शन के बारे में। एक कैसा कंट्राडिक्शन है? एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन और नॉन एंटागोनिस्टिक। तो एंटागोनिस्ट जो है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है? शत्रु के। मतलब अब देखिए, जैसे कि दो तरह के कंट्राडिक्शन की बात हो रही है। जैसे कि मान लीजिए कि एक समाज है, समाज के अंदर पूंजी, एक तरफ कैपिटलिस्ट क्लास है, एक तरफ वर्किंग क्लास है। तो ये दोनों के बीच में क्या क्या एंटागोनिज्म है, दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं दोनों। और ये कैपिटल जो है जो पूंजीवादी जो शासक हैं, जो पूंजीवादी जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली वर्किंग क्लास का शोषण कर रहे हैं। तो इनके बीच का जो कंट्राडिक्शन है, इसको रिजॉल्व करने के लिए क्रांति की जरूरत पड़ेगी। क्या कि वो क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन एग्जिस्ट अमंग द होस्टाइल क्लासेस। जो शत्रुतापूर्ण जो वर्ग होते हैं, जैसे कि आप देखें यहाँ पे एक तरफ पूंजीपति है और दूसरी तरफ श्रमिक है, लेबर है। तो ये क्या है कि एंटागोनिस्टिक है, और दूसरी तरफ के नॉन एंटागोनिस्टिक। अब मान लीजिए कि लेबर के, अब मान लीजिए कि आप देखें, अब समाज में देखिए जैसे जो वर्कर्स हैं, वर्किंग क्लास के अंदर भी तो कंट्राडिक्शन हो सकता है। और इस कंट्राडिक्शन को कहते हैं कि कैसे रिजॉल्व करने की जरूरत है, कि इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं विदाउट रिजॉल्टिंग वायलेंस, बिना हिंसा का आश्रय। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा।
तो बिना हिंसा का आश्रय लिए हुए, विदाउट मतलब बिना, तो बिना हिंसा, देखिए मतलब कहने वो ये कहते हैं कि जो श्रमिकों के बीच में जो अंतर्विरोध है, उस अंतर्विरोध को हम आपसी सहमति के ज़रिए से, बातचीत के माध्यम से, नेगोशिएशन के ज़रिए से, डिस्कशन के ज़रिए से रिज़ॉल्व करेंगे। और जो एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको हम कैसे रिज़ॉल्व करेंगे? उसको हम रिज़ॉल्व करेंगे रिवॉल्यूशन के ज़रिए से। क्यों? क्योंकि ये जो पूंजीपति है, वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। पूंजीपति ने अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए क्या बना रखा है? उसने पुलिस बना करके रखे हैं, जेल बना करके रखी हुई है, आर्मी बना के रखी हुई है। अगर वर्कर्स प्रोटेस्ट करेंगे, तो उनको क्या है कि पुलिस आएगी, उनको लाठी से चार्ज करेगी और उनको ले जाके जेल में बंद कर देगी। तो ये सारी इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन से निपटने के लिए क्या कि वर्कर्स को रिवॉल्यूशन करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ नॉन एंटागोनिस्टिक जो कंट्राडिक्शन है, इसको रिजॉल्व करने के लिए वर्कर्स को आपस में बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको आपस में बैठ करके बातचीत करने की जरूरत है। और ये क्या कह रहे हैं कि कंट्राडिक्शन हैव नो प्लेस इन सोशलिस्ट सिस्टम। ऐसा नहीं है। माओ ये कहते हैं कि जो समाजवादी व्यवस्था है, उसमें भी कंट्राडिक्शन बना रहेगा, कंट्राडिक्शन कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन ए, बी एंड सी, मार्क्स ने भविष्यवाणी ये की थी कि कंट्राडिक्शन समाप्त हो जाएगा जब समाजवाद आएगा, साम्यवाद आएगा, तो कंट्राडिक्शन समाप्त हो जाएगा। हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा, और हर एक इंसान को उसकी ज़रूरत के मुताबिक कुछ जो है वस्तुएं दी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें चाइना के अंदर या रसिया के अंदर, आप देखें ऐसा नहीं हुआ कि जो है स्टेट समाप्त हो गया, कंट्राडिक्शन नहीं बने। वहाँ पे एक नया क्लास इमर्ज हो गया, जो आप देखें जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, एक तरह से वो एक इलीट बन गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए माओ ने जो क्रांति की, उसको अपने हिसाब से की, मतलब जो वहाँ की परिस्थितियाँ थी, चाइना की जो कंडीशन थी, वहाँ की जो सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो कंडीशन थी, वहाँ पे देखिए माओ ने क्या कहा था कि गांव जो है, जो ग्रामीण जो एरियाज हैं, उसको हम एज ए बेस इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितने भी गांव हैं वो क्या कर सकते हैं, शहरों की घेराबंदी कर सकते हैं। और उन्होंने क्या किया कि एशिया, आप देखें एशियन देखिए 1917 में जो क्रांति हुई रूस में, तो रूस तो किस बेसिकली वो यूरोप का हिस्सा है, वो इतनी बड़ी कंट्री है, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उसका कुछ हिस्सा एशिया में भी है, कुछ यूरोप में, और बेसिकली हम देखते हैं कि उसको एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे देखा जाता है। यूरोपियन कंट्रीज से उसको कंपेयर करते हैं। लेकिन चाइना बेसिकली क्या कि ये बेसिकली एक एशियन कंट्री है, और एशिया की जो सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग जो है माओ ने जो है रिवॉल्यूशन किया। और उसने एशिया के अकॉर्डिंग, जो एशिया, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एक मिनट, आप यहाँ पे देखें, हु अडॉप्टेड कम्युनिज्म, किसने साम्यवाद को अडॉप्ट किया, टू एशियाटिक फॉर्म, एशियाई प्रारूप में। तो एशियाई प्रारूप में कि बेसिकली क्या कि यहाँ पे किसान का जो रोल था वो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो फार्मर्स थे उनका रोल सबसे इम्पोर्टेंट था, फार्मर्स के कह सकते कि इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और आप देखिए माओ ने अपनी लाइफ में कई मूवमेंट लॉन्च किए। यहाँ से देखिए मूवमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। कल्चरल रिवॉल्यूशन के बारे में बात की जा रही है, ग्रेट फॉरवर्ड। तो देखिए माओ ने कई मूवमेंट को लॉन्च किया। जो पहला उसमें मूवमेंट था वो कौन सा था, आप यहाँ देखिए, लेट 100 फ्लावर ब्लॉसम के बारे में बात हो रही है। देखिए जब 1949 में चाइना में क्या हुआ, 1949 में हम देखते हैं कि चाइना में क्रांति हुई, और उसके बाद एक वहाँ पे एक साम्यवादी व्यवस्था स्थापित की गई। और हम देखते हैं कि बाद के सालों में हम देखते हैं कि वहाँ पे माओ के जो है एक दावेदार नेता के तौर पे, एक प्रबल लीडर के तौर पे जो है वो सामने उभर करके आए। पूरे 19 से जब तक उनकी डेथ नहीं हुई 1976 तक, आप यहाँ पे देखिए जो डेथ हुई है माओ की 1976 में, तो जब तक उनकी डेथ नहीं तब तक उनका जो है चाइना पे पूरा कंट्रोल बना रहा है। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आप देखें सबसे पहला जो मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया था कौन सा, 100 फ्लावर ब्लॉसम थ्योरी। एक्चुअली देखिए आमतौर पे जो साम्यवादी देश होते हैं वहाँ पे लोगों को आर्थिक समानता के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जाती है, सोचा जाता है। लेकिन जो पब्लिक जो गवर्नमेंट है उनको इस
लोगों को इस बात का अधिकार नहीं देती है, वहाँ पे उस तरह से लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता है और ना ही वो सरकार की नीतियों की निंदा कर सकते हैं। आप देखें 1979 के आसपास में चाइना में क्या हुआ था कि चाइना में लोग सड़कों पे उतर गए थे और डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि हमें जो है बोलने की आज़ादी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमारा होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ वहाँ पे कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे, उनके साथ क्या हुआ कि उनको तियानमन चौक पे खड़ा किया गया एक लाइन से। वहाँ पे आर्मी आई और उनको जो है तोप से जो है उनको फायर किया गया उनके ऊपर और सारे प्रोटेस्टर एक साथ जो है उनको शूट आउट कर दिया गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और माओ ने शुरू में क्या किया कि माओ ने ये किया कि लोगों को जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको इस बात के लिए इंकरेज किया कि सरकार की क्या-क्या कमियां हैं, क्या-क्या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, किस मतलब सरकार के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो जुडिशियरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव, किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम्स है, लोग क्या दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में अपने विचार रखें। तो जब माओ ने 1956 में अपना पहला मूवमेंट लॉन्च किया 100 फ्लावर ब्लॉसम का, तो लोगों को उन्होंने आज़ादी दी बोलने की और जब लोगों ने बोलना शुरू किया तो सरकार उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनको जो है उन्होंने उसकी क्रिटिसिज्म की, उनकी आलोचना की। तो ये बातें माओ से बर्दाश्त नहीं हुई। तो फाइनली फिर क्या हुआ कि जो लोग सरकार की आलोचना करने लगे थे, उनको सरकार ने क्या किया कि उनको प्रोसिक्यूट किया, उनके ऊपर अत्याचार किया, उनका शोषण किया और जितनी भी सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी, उन सारी आवाज़ों को जो है दबा दिया गया। और फिर आप देखें 1958 में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक कैंपेन था, कल्चरल रिवॉल्यूशन। और आप देखें जब माओ ने यहाँ से एक क्वेश्चन देखें आप पहले, उसके बाद फिर हम उस कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। देखिए कंट्राडिक्शन का तो आप देख ही रहे हैं, आइडिया ऑफ कंट्राडिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है माओ की पॉलिटिकल फिलॉसफी में। हाँ, अब देखिए कंट्राडिक्शन क्या कि माओ की पॉलिटिकल फिलॉसफी में कई बार क्वेश्चन आइडिया ऑफ कंट्राडिक्शन आप देखें बार बार लगातार बैक टू बैक देखेंगे 2004, 5, 6। तो थियरी ऑफ कंट्राडिक्शन में और दो तरह के वो कंट्राडिक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपने अभी आपने देखा, एक तो एंटागोनिस्टिक, दूसरा नॉन एंटागोनिस्टिक। ये चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई हैं, आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि मैं मतलब अंग्रेजी, बहुत से जो स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम के हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो पहला मूवमेंट था कल्चर, ये जो लेट हैंडेड फ्लावर ब्लॉसम वाला कॉन्सेप्ट था। और मार्क्स के सॉरी माओ की पॉलिटिकल फिलॉसफी से आप देखेंगे ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो उनके स्टेटमेंट से पूछे गए हैं। और देखिए मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ कि कहीं से क्वेश्चन हो या ना हो, बुक से क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। ऑन डेमोक्रेसी, ऑन कोलिशन गवर्नमेंट, ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप। तो आप देखिए सारी किताबों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और सिर्फ मेंशन ही नहीं किया है, किस बुक के अंदर वो किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, माओ ने लिटिल रेड बुक नाम, एक्चुअली देखिए माओ ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, ठीक है ना। तो उस कैंपेन के दौरान माओ ने जो बातें कही थी उसको एक किताब में इकट्ठा किया गया था और उसको जो है फिर उसको उसको एक बुक बना करके लोगों के बीच में सर्कुलेट किया जाता है। एक्चुअली हम देखते हैं कि 19 आप देखिए जो पीरियड है 1965 से 69 का जो पीरियड है, चीन में क्या हुई कि सांस्कृतिक क्रांति हुई, ठीक है। और बेसिकली सांस्कृतिक क्रांति क्या थी कि माओ उसके ज़रिए से माओ ने अपने विरोधियों को जो है उसको उन्होंने पार्टी से हटा दिया और अपनी पार्टी के अंदर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। तो देखिए जो लिटिल रेड बुक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे है ही नहीं जो नेट के एग्जाम में या और किसी एग्जाम में पूछा गया हो माओ से और उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड ना किया गया हो। देखिए लिटिल रेड बुक ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जून 2021 का और इस क्वेश्चन को तो मैंने आपके सामने भी एक्सप्लेन किया है। और यहाँ से ज़्यादातर आप देखेंगे ना माओ से जो क्वेश्चन है या तो उनकी किताबों से है। माओ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से है, उनकी बुक से है, उनके कैंपेन से है, उनके थ्योरी ऑफ कंट्राडिक्शन से, जो उनकी थ्योरी ऑफ कंट्राडिक्शन है, जो अंतर विरोध का जो उनका सिद्धांत है, वहाँ से क्वेश्चन है। और कुछ ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और फिर उसके बाद आज के सेशन को जो है हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। IR के सेक्शन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने 5 फिंगर वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था। मैंने ऑलरेडी इंडिया चाइना रिलेशन पे मेरा एक वीडियो है, वो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं
यहाँ पे 5 फिंगर पॉलिसी के बारे में मैंने वहाँ पे इन डिटेल बात की है। तो जो चीज़ पढ़ा चुके हैं उसके बारे में दोबारा बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको देखना है तो इंडिया चाइना रिलेशन पे आप वहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे। अभी मैंने उसको प्राइवेट नहीं किया, अभी वो पब्लिक ही है, तो आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं वो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं आपके तब तक ये पब्लिक हैं, बाद में मैं उनको प्राइवेट कर लूँगा। यहाँ पे आप देखें स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ ए गन। जो राजनीतिक शक्ति है वो बंदूक की बैरल से, बंदूक की जो नोक होती है, बैरल होती है, उससे निकलती है, इनका ये मानना है। और दूसरा क्या है कि 3 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड 10,000 ईयर ऑफ हैप्पीनेस। एक्चुअली माओ ने जो है एक कैंपेन लॉन्च किया था, उसी कैंपेन के दौरान जो है इन्होंने ये नारा दिया था, एक नारा है रिवॉल्यूशन। और देखिए एटम बॉम्ब्स, देखिए चाइना ने जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया है वो 1964 में किया है। अगर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, चाइना ने चंगासा हिल नाम की एक प्लेस है, वहाँ पे 1964 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था सबसे पहले। तो हम देखते हैं कि एटम बॉम्ब्स के रिगार्डिंग उनका जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि ये जो एटम बम है वो वो रियल टाइगर, लेकिन वो कहते नहीं रियल टाइगर नहीं, ये पेपर टाइगर है, मतलब बकवास चीज़ है, कागजी चीज़ें हैं, ठीक है। असल जो चीज़ है वो इंसान की विल पावर के बारे में वो बात करते हैं। और ये किताबों के बारे में तो इस क्वेश्चन को तो हमने अटेम्प्ट कर ही लिया है। बाकी आप देखिए माओ के ऊपर कुछ किताबें लिखी गई हैं, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और अगेन आप देखें यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि वीपन्स आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन वार बट नॉट डिसाइसिव। जो जो वीपन्स हैं, जो हथियार हैं, वो युद्ध में क्या है कि जरूरी तो है लेकिन निर्णायक नहीं है, ठीक है। उसके बाद अलावा आप देखिए रसिया के पास गोले बारूद की कमी है क्या, लेकिन फिर भी वो यूक्रेन को हरा नहीं पा रहा है। फिर क्या कि पॉलिटिक्स इज ए वार विदाउट ब्लड सेड। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन 2023 में, यही सेम स्टेटमेंट 2023 में पूछा गया है। पार्टी जो है कमांड्स द गन, पार्टी जो है बंदूक को जो है क्या करती है, आदेश देती है, नियंत्रित करती है। और क्या करेगी कि गन मस्ट नॉट नेवर बी अलाउड टू कमांड द पार्टी। और जो गन है, जो बंदूक है, उसको इस बात का कभी, मतलब कहने का मतलब कि जो सेना है वहाँ पे वो पार्टी के नियंत्रण में है। बेसिकली चाइना के अंदर आप देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वहाँ पे, वहाँ की सरकार को चलाने का, उसमें चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका है। और लेट हंड्रेड फ्लावर बॉसम आप देखें, अगेन फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, आप देखें स्टेटमेंट रिपीट हो गया और सेम स्टेटमेंट आप देखेंगे। और इसके अंदर मैं बताऊँ, ये जो इस बुक के अंदर जो इतने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं इतने काफ़ी हैं। अगर आप इसको पढ़ करके जाएंगे ना तो आप यहाँ से, अब देखिए किसानों का, यहाँ पे देखिए पीजेंट्री के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, किसानों के बारे में। तो माओ कहते हैं कि किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं एक सफल क्रांति में। देखिए पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट द बैरल ऑफ गन, देखिए फिर से क्वेश्चन 2021 में रिपीट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि यूजीसी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन जो उसका पूछने का जो तरीका है उसको बदल दिया जाता है। फिर अगेन देखिए पॉलिटिक्स इज द वार विदाउट ब्लड सेड, तो ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो आप कम से कम कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि थ्योरी ऑफ कंट्राडिक्शन को मैंने तो आपको यहाँ पे आपके के सामने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा जो और जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक कल्चरल रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप जो है इस बुक के अंदर पढ़ लीजिएगा। और ये 150 पेज की बुक है, 2 से 3 दिन आपको लगेंगे, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।